हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपने देखेंगे प्रश्नावली 1.1 जो कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है 1.1 इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे थोड़ी सी कि किस प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं। पहले तो मैंने ये जो लिख रखा है इसमें आपको क्या है कि इस प्रकार से कॉपी के अंदर करना है, फिर इनको सोल्व कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले अपने प्रश्न 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें पहला प्रश्न दिया है कि जो संख्या दी गई है उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें ऐसे लिखना है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इन संख्याओं को लिखना है। कैसे लिखेंगे? जैसे अपने बात करते हैं 140 की कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी है। अभाज्य संख्याएं कौन सी है? ऐसी संख्याएं जिनमें या तो एक का भाग जाता है या फिर खुद का ही भाग जाता है। ठीक है, जैसे अपने बात करें दो की। दो एक ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, जिसमें एक तो एक का भाग जाता है और एक दो का खुद का भाग जाता है। तो ऐसी संख्याओं की बात करेंगे अपनी। ठीक है। और जैसे तीन की बात कर लेते हैं। तीन तीन भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें या तो एक का भाग जाता है और या तीन का भाग जाता है। तो ऐसी संख्याएं जिनके अंदर या तो खुद का भाग जाता है और या एक का भाग जाता है वो अभाज्य संख्याएं होती है। और उनके ही रूप में इनको लिखना है। कैसे लिखना है? 140 को अपने भाग करके देखेंगे। पहले दो से भाग करेंगे, फिर तीन से नहीं जाएगा तो पांच से, और पांच से नहीं जाएगा तो सात से, और सात से नहीं जाएगा तो 11 से, और फिर उसके बाद में 13 से। ऐसे आगे आगे अपने बात करते जाएंगे। तो 140 की बात करते हैं। अभी 140 को कैसे सॉल्व करें? पहले तो मैंने ये लिख रखा है जैसे कि आपको कॉपी के अंदर ऐसे लिखना है। यानी जब आप बोर्ड के एग्जाम देने जाते हो तो आपको इस प्रकार से लिखोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अगर आप मतलब लिख के देख लेना, आप चेक कर लेना कि इस प्रकार से आपको लिखना है। तो 140 को कैसे बात करेंगे? पहले दो से स्टार्ट करेंगे। अगर दो में जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आगे तीन में चलेंगे। तीन में जाएगा तो ठीक है, नहीं तो पांच में चलेंगे। और पांच में जाएगा तो ठीक है, नहीं तो सात में चलेंगे। तो 14 को दो दो को 114 में किया तो सात और जीरो, और फिर दो से किया तो दो तिया छह, और एक आंसर इधर, दो पाँच 10। और सात से, सॉरी पांच से करेंगे, फिर पांच साता 35, और फिर सात से। यानी जैसे यहाँ पर भाग जा रहा था दो का, तो दो से किया 140 को तो दो साते 14 होता है, और जीरो का जीरो यहाँ पर जैसे आपने भाग किया दो से, फिर बाद में इसको दो से भाग किया तो 35 आया। और 35 को जब फिर दो के बाद में तीन का भाग नहीं जाएगा और फिर पांच का जाएगा, तो पांच पांच में भाग दिया तो पांच साता 35 होते हैं, और सात से किया तो सात एकम सात। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। फिर क्या लिखना कैसे है? लिखना कैसे है इनको? दो गुणे पांच गुणे सात। अगर आप ऐसे लिखते हो ये भी ठीक है, लेकिन और अच्छा लिखने के लिए आप ऐसे करो, इसको घात के रूप में लिखो। दो दो बार है तो दो की घात दो गुणा पांच और गुणा सात। इनकी घात एक अगर लगाओ तो भी ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाता है इतना तो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, इसका उत्तर हो गया। आगे के सवाल कैसे किए हैं फिर 156 का करके देखते हैं। यानी ये सेकंड वाला सवाल है अपना। ठीक है, और ये मैंने जो किया है ये जैसे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, दो की घात दो और गुणा पांच गुणे सात। ठीक है, सेम ही है। तो 156 की बात करते हैं। 156 को कैसे करें? पहले किससे करेंगे? अगर हमारा भाग दो से जाएगा तो दो से, नहीं तो फिर तीन से। दो से करेंगे, दो सात 14, एक आठ दूनी 16, और फिर दो से करेंगे, दो तिया छह, और एक दो नी में 18। और फिर जाएगा तीन से, दो से नहीं जाएगा, और तीन एकम तीन, और तीन तिया नौ, और तेरह एकम 13। यानी तेरह, तेरह एक है भाज्य संख्या जो किसी और के बारे में नहीं आती, 13 के अंदर जाती है। तो इस प्रकार से अपने लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? दो गुणे दो गुणे तीन गुणे 13, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और घात के रूप में दो की घात दो गुणा तीन गुणे 13, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है कॉपी के अंदर? 156 बराबर दो गुणे तीन गुणे 13, और घात के रूप में दो की घात दो गुणे तीन गुणे 13, इस प्रकार से आप घात के रूप में लिख दोगे। 140 को भी इस प्रकार से घात के रूप में लिख दोगे। फिर 38 और 25 को, इसको करके देखते हैं। 38 25 यानी 3825, इसको करके देखते हैं। सबसे पहले
इसमें देखते हैं किसका, 2 का भाग, 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग जा रहा है। 2 का तो इसमें जाएगा नहीं, क्यों, 2 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है, वैसे भी नहीं जा रहा। ठीक है। और फिर कैसे पता चले, अगर इस यहाँ पर ही अगर हमारी पहले पहले तो आप 2 से चेक करोगे कि 2 के पहाड़े में इकाई का अंक आता है कि नहीं आता। अगर ये नहीं पता चले तो आप क्या करो, इसको पूरी संख्या को जोड़ लो, वो आगे किसके पहाड़े में आ रही है इससे पता चल जाता है, थोड़ा बहुत अंदाजा रहता है इससे। ठीक है। तो 5 और 2 7 और 3 10 और 8 18, 18 को 18 3 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में तो आएगा नहीं क्योंकि 2 का पहाड़ा 5 इकाई का अंक नहीं है। फिर 3 के पहाड़े में देखेंगे, तो 3 के पहाड़े में कैसे देखेंगे, 3 के पहाड़े में 18 आता है, 6 18 आता है। ठीक है। तो 3 एकम 3, और फिर 3 दूनी 6, और फिर एक इधर गया 6 और 2 इधर गया 22 7 दिया 21, और 21 और एक फिर इधर गया तो 5 दिया 15, 3 4 दिया 12, और 3 दूनी 6, और एक इधर 5 दिया 15। फिर 425, 5 और 2 7 और 4 11, ये शायद जाएगा फिर 5 से ही जाएगा, 5 से ही जाएगा, 5 8 5 40 और 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 से कम 5, 3 हो गया 5 7 35, और 17 एक है भाज्य संख्या, तो 17 से ही जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ऐसे लिख देंगे। और घात के रूप में भी इसको लिख सकते हैं, तो घात के रूप में आप इसको लिख देना कि 3 2 बार है, 3 2 बार है तो 3 की घात 2, और 5 2 बार है तो 5 की घात 2, और 17 का 17 यानी 17 एक बार ही है, तो घात आप लिखो तो भी ठीक है, अगर ना लिखो तो भी एक घात आप लिखना चाहो तो लिख देना, एक 17 की घात 1। फिर 5005 को करते हैं अपने, स्टार्ट करेंगे 5 से, यानी इसमें 2 का भाग भी नहीं जा रहा क्योंकि 2 के पहाड़े के अंदर इकाई का अंक 5 नहीं है। फिर 3 के पहाड़े में भी नहीं है। फिर करते हैं 5 का पहाड़ा, तो 5 के पहाड़े के अंदर जाएगा 5 और 0 0 और 1। फिर 7 से करेंगे, तो 7 से करेंगे तो कितने में जाएगा, 7 एकम 7, और इधर जाएगा 3, और 7 चौका 28, 28, और इधर जाएगा 28 2 21, 7 दिया 21, 143, और फिर जाएगा किससे, 11 से, 5 7 और 11 से, 11 एकम 11, और इधर जाएगा 3 3 11 दिया 33, और 13 एक है भाज्य संख्या, 13 से चला जाएगा। तो कितना आया, इसको घात के रूप में लिखो तो भी ठीक है, लेकिन इसकी कोई घात बन नहीं रही, तो मैंने सीधा ही लिख दिया इसको, क्योंकि सभी की घात एक ही है, तो इसको सीधा भी लिख सकते हैं आप, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो इसके घात के रूप में लिखो तो आप 5 की घात 1, 7 की घात 1, 11 की घात 1, 13 की घात 1, ऐसे लिख देना। फिर बात करते हैं 7429 की, 7429 की कि ये कैसे करेंगे, यहाँ लिख देते 7429। तो सबसे पहले करेंगे 17 से, यानी और किसी के अंदर जा नहीं रहा, तो 17 से मैंने करके देख लिया है पहले ही। तो आपको मतलब आप करोगे तो बार बार प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा। 17 से करोगे तो ये आएगा 4 3 और 37, 437 आएगा। ठीक है। और फिर आप इसको करोगे तो 19 से जाएगा, 19 से जाएगा 23 बार, और 23 से जाएगा एक बार। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा 17 गुणे 19 गुणा 23, यानी सभी अभाज्य संख्या है, तो छोटी सी कोई जा नहीं रहा था, तो इसीलिए सभी जगह पे तो 17 इंटू 19 इंटू 23, इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा। इसको घात के रूप में लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, जैसे क्योंकि इनकी सभी की घात एक ही बन रही है, तो कोई जरूरत नहीं है, आप लिखो चाहे ना लिखो, कोई जरूरत नहीं। आगे के प्रश्न की बात करते हैं अपने कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी हमें कोई पूर्णांक दे रखे हैं और इनकी क्या है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, यानी लघुत्तम यानी लेस एफ और मैस एफ निकालने हैं। तो तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। यानी पहले तो अपने अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे कि हम एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करके देखेंगे कि क्या वो दो संख्याओं के गुणा के बराबर होता है क्या एलसीएम और एलसीएम का जो गुणा होता है। करके देख लेते हैं थोड़ा सा। 26 को करेंगे पहले। 13 दूनी 26 होता है, 13 एकम 13, तो 2 × 13, और फिर इसके बाद में आएगा 91, और 91 का जाएगा कितनी बार, 2 से तो नहीं जाएगा, 13 13 7 91 होता है, 13 7 91, तो 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो इसको कैसे लिखोगे, 13 इंटू 7, 13 7 91 होता है। फिर एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालोगे, एचसीएफ का मतलब क्या होता है और एलसीएम का मतलब क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे। आप सबसे पहले देखोगे कि इनके जोड़े बन रहे हैं या नहीं बन रहे। कैसे जोड़े, कि 2 × 13 और 13 × 7, यानी मिल नहीं रहा कोई, 13 मिल रहा है, तो जो मिल रहा है, ठीक है, वो इसका क्या होता है, एचसीएफ होता है, यानी इसका 13 एचसीएफ हो जाएगा। यानी एक जोड़ा जो मिल रहा है उसकी मिनिमम जो घात होती है वो लेते हैं अपने, ठीक है। इस सवाल में ज्यादा समझ नहीं है क्योंकि इनमें ज्यादा कोई संख्या दी नहीं हुई, तो थोड़ी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए। आगे वाले सवाल में थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है कि आप बड़ी घात लेते हो। कैसे, आप ऐसे करो कि अगर किसी का नहीं मिले एचसीएफ, आपको आपको किसी का एचसीएफ नहीं मिले, तो जैसे 2 × 13 गुणे, और फिर आप इसको 1 लिख दो, और 13 × 7 × 1 लिख दो, तो एक तो मिलेगा। अगर यहाँ पर अगर 13 नहीं मिलता, एक तो जोड़ा बन ही रहा था एक एक का, तो उसका एचसीएफ 1 हो जाता। अब हमारे पास 13 का जोड़ा मिल रहा है, यानी 13 13 मिल रहे हैं, तो हम एक को नहीं लिखेंगे। अगर लिखना चाहें तो भी 13 से 1 ले ले और इससे 1 ले ले, यानी मिनिमम की कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 13 एक बार है और 13 एक बार है। अगर यहाँ पर 13 2 बार होता और यहाँ पर एक बार होता, तो हम एक बार वाला लेके लिख देते कि इसका एचसीएफ है वो 13 बार है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि एचसीएफ में हम क्या है कि कम वाली, यानी जो जिसकी घात कम होती है वो घात लेते हैं, और जिसका जोड़ा बन रहा हो उसकी कम घात लेते हैं। और एलसीएम में क्या है, एलसीएम में एक तो जैसे कोई 2 × 13 और 1 है, और 13 × 7 × 1 है, तो आप क्या करोगे एलसीएम में, एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं, यानी चाहे मिले चाहे ना मिले। अगर कोई मिल रहा है जैसे 1 1 है, तो इनमें से इन जोड़ों में से बड़ी घात वाला जोड़ा ले लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, इन सभी को सेम लिख दें। दो दो एक ही बार है, इसमें दो है नहीं, तो भी 2 को एक बार ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। 13 13 को एक बार ही लिखेंगे, बड़ी छोटी वाली कोई दिक्कत ही नहीं है कि बड़ा छोटा कोई है ही नहीं, और एक को एक बार लिख दो, तो 13 दूनी 26, और सॉरी ये 7 रह गया, तो 7 भी एक बार है। तो इसको कैसे लिखोगे, 7 दूनी 14 और 14 इंटू, तो इसका जो एलसीएम है वो आएगा 182, यानी 182 आएगा। और आप इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखोगे कैसे, 26 के गुणनखंड लिखोगे 26 को, तो लिखोगे बराबर 2 × 13। एग्जाम में भी आपको ऐसे लिखना है, तो इसकी घात लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों एक ही बार है, ठीक है। और 13 को कैसे लिखोगे, 13 बराबर सॉरी 91 है ना, 91, तो 13 × 7, ठीक है। अब इन दोनों में ये जोड़ा मिल रहा था, ठीक है, तो 13 और 7 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ, तो 13 और 7 का जो एचसीएफ होगा वो 13 ही आ रहा है, 13 आप है इसका एचसीएफ लिख दोगे। एलसीएम 13 और 7 का एलसीएम कितना आ रहा है, बराबर एलसीएम, तो इनमें क्या करेंगे, 2 इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 को एक बार ले लेंगे, ठीक है, एक ही बार है। 13 2 बार है तो एक बार ले लेंगे, यानी बड़ी छोटी घात की कोई दिक्कत नहीं है। अगर बड़ी घात होती तो बड़ी घात ले लेते, यानी 13 अगर यहाँ पर 2 बार होता, एक बार होता,
तो हम 2 बार वाला उठा लेते, ठीक है, और 7 आ गया, तो ये कितना उत्तर हो जाएगा इसका 182, यानी एलसीएम कितना आ रहा है 182, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या है, इसने एक और बोला है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए, यानी हमें क्या करना है, इसकी जांच। जांच कैसे करेंगे भाई, जांच कैसे करेंगे, जांच के लिए हम क्या करेंगे कि संख्याओं को गुणा करेंगे, 26 और 91 को आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 26 और 91 को गुणा करो, 26 और 91, तो 6 2 और 6 नहीं 54 और 5 9 2 18 18 और 5 होता है 8 9 10 23, तो 23 ये हो जाएगा 6 4 2 6 और 3 और 2, 2366, ये इसका उत्तर आ रहा है 2366, यानी जब हम 26 और 91 का गुणा करते हैं, यानी हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है किसके, ए गुणा बी के। ए और बी क्या है, ए और बी हमारी संख्याएं हैं, ये ए है और ये बी है, यानी अगर एचसीएफ यानी 13 और गुणे एलसीएम 182 बराबर होता है किसके, 26 और 91 के गुणा से, तो कैसे करेंगे भाई, तो 26 और 91 का गुणा तो आया है 2366, और क्या ये इसके बराबर होता है, 182 को 13 से कर दो, देखते हैं 2366, यानी ये उत्तर हमारा सही आ रहा है 23 और 66, यानी हमारा आरएचएस है वो एलएचएस के बराबर है, सॉरी एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है, हमारा एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है, हमारा एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये हमारा जो उत्तर है हमने इसकी जांच कर ली है और ये क्या है इसके बराबर आ रहा है, तो सही है, ठीक है। आगे वाला सवाल देखते हैं अपने 510 और 92, तो 510 और 92 को देखते हैं कि 510, पहले 510 के गुणनखंड करेंगे, तो ये गुणनखंड आएंगे 2 3 5 और 17, और 92 के गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात 2 और 23, कैसे करके देख लेते हैं आपने, थोड़ी सी मेहनत हमें भी करनी चाहिए। 510 और 2, तो 2 दूनी 4, और इधर जाएगा तो 11 2 5 10, और फिर इधर जाएगा 2 5 10, तो फिर जा रहा है ये 3 से 3 और 8 तिया 24, और इधर जाएगा तो 5 तिया 15, और फिर जाएगा 5 से, तो 5 एकम 5 और 3 गया 5 7 35, और फिर जाएगा 17 से, तो इस प्रकार से आपको गुणनखंड करने आने लगे होंगे कि इस प्रकार से ये गुणनखंड होगा, और फिर इसको इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है, और फिर करेंगे 92 का, 92 का कैसे करेंगे, पहले करेंगे 2 से, 2 चौके 8, और इधर जाएगा तो 1 12 6 दूनी 12, और फिर 2 से फिर करेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और फिर 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 से ही जाएगा, ठीक है, 2 2 और 23 इस प्रकार से, तो 2 की घात 2 लिख दो और 23 को 23 का लिख दो। अब आपको अगर एचसीएफ और एलसीएम समझ में नहीं आया तो इस सवाल में आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। पहले तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से लिखना है कि 510 92 का जब एलसीएम लिया, एलसीएम वही कैसे, 2 की घात बड़ी लेनी है, 2 को 2 बार है ना 2, ठीक है, इसमें भी जोड़ा बन रहा है इसका, तो 2 की घात जो बड़ी है वो लेनी है, तो 2 की घात बड़ी कौन सी है, 2 बड़ी है, तो बड़ी घात हमने ले ली, ठीक है, फिर इसके बाद में 3, 3 किसी में नहीं है, ठीक है, एलसीएम में तो सभी लेते हैं, ठीक है, तो एलसीएम में क्या है कि एक जो अगर किसी का जोड़ा बन रहा हो तो उसमें से तो बड़ी घात लेते हैं, और अगर किसी का जोड़ा नहीं बन रहा हो तो उनको वैसे का वैसा ही उठा लेते हैं, तो 3 का 3 आ गया और 5 का 5 आ गया और 17 का 17, और इंटू ये 23 वाला ये यहाँ पर आ गया, तो इसको जब गुणा करेंगे तो 23,460 इसका उत्तर आएगा,
ठीक है, जब इसको गुणा करेंगे तो इसको गुणा करने पर इसका उत्तर आएगा 23,460। और 510 और 92 का जब एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ देखो इसमें कोई और जोड़ा नहीं बन रहा, यानी सिर्फ दो वाला ही जोड़ा बन रहा है, यानी 2 की घात 1 और 2 की घात 2, ये एक ही जोड़ा बन रहा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप छोटी घात को ही उठाना है। तो छोटी कौन सी है, ये 2 वाली है, ये नहीं उठाएंगे, ये 2 वाली एक बार है तो ये वाली उठा लेंगे। तो इसमें क्या है, एचसीएफ कितना आएगा हमारा, 2 आ जाएगा। तो ठीक है, समझ में आ गया। और इसकी जांच कैसे करेंगे, जांच कैसे करें? जांच के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर बराबर होगा ए इंटू बी के। ठीक है, तो एलसीएम इसका कितना है, 23,460 गुणे एचसीएफ कितना है इसका, एचसीएफ आया है 2, बराबर ये गुण इनके बराबर होगा, मतलब ए और बी क्या है, ये संख्याएं हैं हमारी, 510 इंटू 92, ये हमारी संख्या है। हाँ ये ठीक है। तो जब इनका गुणा करेंगे तो 46,920, यानी इसका गुणा भी तो आप करके देख लेना, तो 46,920 आएगा। और ये इसके बराबर होना चाहिए, 46,920 के ऐसे बराबर होना चाहिए। तो ये इसके बराबर है, तो अगर बराबर है तो हमारा उत्तर सही है, यानी हमने जांच कर ली है कि इस प्रकार से इसका उत्तर आ रहा है, हमारा एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है। ठीक है, और फिर 336 और 54 का करके देखते हैं। 336 और पहले 336 को कर लेते हैं। पहले करेंगे सबसे छोटी संख्या से, यानी 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 दूनी 2 एकम 2, और फिर इधर जाएगा तो 2 2 छिके 12, और इधर जाएगा तो 8 दूनी 16, और 2 8 16, और 2 चौके, फिर 2 से करेंगे 2 चौके 8, और 2 दूनी 4, और फिर 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, और फिर ये जाएगा 3 से, क्योंकि 21 के पढ़ेंगे तो जाता नहीं, तो 3 7 21, और 7 एकम 7। तो हमारे ये गुणनखंड इस प्रकार से बन गए। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो 2 की घात 4 आ गई, और 3 एक बार था, 3 एक बार लिख लिया, और 7 एक बार था, तो 7 की घात अगर आप 1 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो। ठीक है, 54 को कैसे लिखोगे, 54 का क्या करेंगे, गुणनखंड, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और इधर एक जाएगा तो 2 2 7 14, 3 नीमा 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। तो 2 की घात 1 बार, 2 एक बार है, 2 एक बार है, और 3 3 बार है, तो हमने लिख दिया कि 2 एक बार है, और 2 3 है, और 3 बार है। 336 और 54 का जब एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास ये आता है कि जो पहले तो इसका जोड़ा बन रहा था, इसका बन रहा था, तो हमें एलसीएम में कौन सा लेना होता है, बड़े वाला। तो बड़े वाला तो 2 की घात 4 ले लेंगे, और 3 का भी जोड़ा बन रहा है, 3 का भी जोड़ा बन रहा है, 2 का भी बन रहा है, और 3 का भी बन रहा है, तो 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 3 की घात बड़े वाली उठा लेंगे, 3 की घात 3 इंटू, और साथ में कोई जोड़ा बन नहीं रहा तो 7 है, 7 का 7 यहाँ पे उठा लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देंगे कि ये इसकी कोई जोड़ा तो बन नहीं रहा, वैसे अपने उठा लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको जब गुणा करेंगे तो इसका 3024 उत्तर आएगा। इसका आप गुणा करके देख लेना कि कैसे गुणा करना है। तो इसको आप गुणा करोगे तो 3024 उत्तर आएगा। और एचसीएफ में आप एलसीएम में गलती मत कर देना, एचसीएफ और एलसीएम में कि कौन सा कब उठाना है। ठीक है, तो एलसीएम में क्या है कि बड़ी घात वाला उठाना है अगर जोड़ा बन रहा हो तो, नहीं तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे। अगर जोड़ा नहीं बन रहा हो तो सारी की सारी संख्या अलग हो तो सारी की सारी संख्या वैसी की वैसे लिख देंगे और गुणा कर देंगे। ठीक है, और एचसीएफ में जब कोई जोड़ा नहीं बनता तब अपने एक एचसीएफ लिखते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि एचसीएफ लिख देते हैं कि एचसीएफ नहीं है, ऐसा नहीं होता, एचसीएफ मिनिमम एक तो होता ही है सभी का। ठीक है, तो आप लिख देना कि 336 और 54 का एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे, दो इनमें से एक बार 2 उठा लेंगे, यानी मिनिमम वाला लेना होता है। 2 जोड़े बन रहे थे, 3 का और 2 का, तो अब हमें कम वाला लेना होता है, तो 2 में से तो एक ही है कम वाला, और इसमें 3 है कम वाला, तो 2 इंटू 3 बराबर कितना होगा, 6। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 6।
और एलसीएम कितना आ गया 3024। एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये हमारे जांच के लिए जो सूत्र ही मान लो कि ये सूत्र है हमारा जांच के लिए, इसको याद ही कर लेना। और एलसीएम क्या है 3024 गुणे 6 बराबर, और हमारा संख्या कौन सी है, वो ए और बी हमारी संख्याएं हैं 336 और 54। 336 और 54 का जब हम गुणा करेंगे तो 18,144 आता है। और 3024 को जब 6 से यानी एलसीएम को जब एचसीएफ से गुणा करेंगे तो भी हमारा उत्तर सेम ही आता है। तो हमारा एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है, तो हमारा उत्तर है वो सही हो जाएगा कि हाँ हमने करके जांच करके देख लिया है कि इतना ही उत्तर आता है और ये सही हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न करके देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या कहता है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना आपको, 12 और 15 और 21 के अलग अलग इस प्रकार से लिख लेंगे। यानी पहले तो आपको दो संख्याओं के जोड़े बनाने थे, ठीक है। अभी क्या करने हैं, तीनों के बनाने हैं, यानी 12, 15 और 21 की। कैसे कि 12 का जब गुणनखंड करोगे तो आप गुणनखंड करने तो आते ही होंगे। 12 दो छिके 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो यही आएगा 2 की घात 2 बार और 3 एक बार। और फिर 15 का करेंगे तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, और 5 तिये 15 होते हैं, और 5 एकम 5, तो 3 और 5 इसका आ जाएगा। फिर 21 का करेंगे तो 3 7 21 होता है, और 7 एकम 7, तो यही सेम ही उत्तर आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें एलसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करना है, और कुछ नहीं, जांच वगैरह कुछ नहीं करनी। एलसीएम में क्या करते हैं, जोड़ा बनते हैं तो बड़ी घात उठा लेते हैं, अगर जोड़ा नहीं बने तो छोटी घात, नहीं जोड़ा नहीं बने तो वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। तो एलसीएम में क्या करेंगे अपने एलसीएम में कि एक तो पहले देखेंगे कि जोड़ा किसका बन रहा है, तो 2 का नहीं बन रहा, एक ही है 2 बार, 2 एक ही बार है, तो क्या करेंगे 2 की घात बड़ी छोटी वाली कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 की घात 2 ही उठा लेंगे। और फिर 3 में देखेंगे तो 3 की घात एक बार ही है तीनों के अंदर, तो इसमें भी कोई बड़ी छोटी वाली नहीं है, तो एक बार उठा लेंगे इस जोड़े को, इस जोड़े में से एक बार उठा लेंगे। और 5 को एक बार 5 को उठा लेंगे, और एक बार 7 को उठा लेंगे, ठीक है। तो यानी अगर जोड़ा बन रहा हो तो उस जोड़े में से एक बार उठा लेंगे। एलसीएम में क्या करेंगे, एक बार उठाएंगे, और कौन सी घात उठाएंगे, बड़ी वाली। तो इनमें जोड़ा तो बन रहा है 3 3 3, लेकिन इनमें सभी की घात एक जैसी है, तो आप कोई सी भी उठा लो, एक बारी उठा लो, 3 एक बार आ गया। और 5 5 कहां से आया, 5 यहां से आया, 5 एक ही बार था, इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा, तो 5 एक ही बार हमने लिख दिया, ठीक है। और 7 का भी कोई जोड़ा नहीं बना, तो 7 एक बार लिख दिया। जब इसका गुणा करेंगे 2 की घात 2 को और 3 को और 5 को 7 को, तो इसका 420 उत्तर आएगा। आप इसको करके देख लेना, गुणा करना तो आता ही है आपको कि गुणा कैसे करते हैं, तो 420 इसका उत्तर आएगा। और एचसीएफ कैसे आया, एचसीएफ में थोड़ा सा ध्यान से देखना कि अगर छोटी घात हो, अगर यहाँ पर यानी 3 की घात 4 होता है और 3 होता और यहाँ पर 1 होता, तो हम एक वाली उठाते, यानी 4 वाली नहीं उठाते और 2 वाली नहीं उठाते, तो एक बार वाली उठाते। लेकिन यहाँ पर घात सभी की सेम है, तो हम कोई भी घात में से एक उठा लेंगे, तो एचसीएफ हमारा 3 ही आएगा, ठीक है। और अगर इसकी जांच करना चाहो तो आप इन संख्याओं को गुणा कर देना, और एचसीएफ और एलसीएम को। तो हमारे प्रश्न में दिया हुआ नहीं है, तो हम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दिया होता तो हम क्या करते हैं, इन संख्याओं को गुणा कर देते, तीनों को, 21 को 15 से, और बाकी जो उत्तर आता है उससे 12 को गुणा करते, और क्या करते 420 को 3 से गुणा करते, तो हमारा उत्तर सेम ही आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं 17 और 23 और 29 की। 17 23 और 29 की, तो 17 से कर लेते हैं पहले स्टार्ट, ठीक है। तो 17 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो 17 को 17 से ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 23 से करेंगे तो 23 भी एक अभाज्य संख्या है, 23 किसी के पाड़े में नहीं आता। और 29 है, 29 भी एक अभाज्य संख्या, तो 29 भी किसी के पाड़े के अंदर नहीं आता। तो इसका एलसीएम कैसे लिखेंगे, एलसीएम में क्या करते हैं कि बड़ी घात उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो घात वाले कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सभी की घात एक ही बार है, तो एक बार आ गया 17 23 29, ठीक है। सर अब आप ऐसे बोलोगे कि हाँ एलसीएम तो हमने लिख लिया, ठीक है, 17 23 और 29, लेकिन इसका एचसीएफ तो है ही नहीं, और आपने एक एक कहां से लगाया, एक जब हमारा यानी किसी से नहीं जा रहा हो, ठीक है, तो कोई जोड़ा नहीं बन रहा हो,
तो हम 17 इंटू 1 और 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1 लेके एचसीएफ है वो मिनिमम 1 तो निकाल ही देते हैं। यानी जिसका एचसीएफ नहीं बन रहा हो तो आप क्या करना, उसको 1 लिख देना कि इसका एचसीएफ 1 है, आपका उत्तर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, 17 एक बार लिख लिया, 23 एक बार लिख लिया और 29 एक बार लिख लिया। जब इनका गुणा किया आपके अंदर कि 17 का 23 से गुणा और बाकी संख्या से 29 का जब गुणा किया तो 11,339 उत्तर आ गया। और एचसीएफ कैसे निकाला? एचसीएफ सर हमने 17 के इंटू में 1 लिख दिया, 23 के इंटू में 1 लिख दिया और 29 के इंटू में 1 लिख दिया, क्योंकि इनका तो जोड़ा बन नहीं रहा था, हमने इसका जोड़ा बना दिया और इसको इसके बराबर में लिख दिया। हम लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो फिर आगे आगे की संख्या क्या है? 8, 9 और 25। तो इसको देखेंगे कैसे। तो 8 को करते हैं, जब 8 के गुणनखंड करेंगे कैसे कि हमने 8 लिखा और 2 से किया, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ऐसे किया तो हमारे पास 2 की घात 3 और 1 हमारा उत्तर आया। ठीक है, अब 9 को करेंगे तो 3 से ही जाएगा, हमें पता है कि 9 3 के पाड़े में आता है। ठीक है, और तो 2 के पाड़े में तो आता नहीं। 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो 3 की घात 2 उत्तर आ रहा है। और 25 करेंगे तो 25 हमें पता है कि 3 के पाड़े में भी नहीं आता, 2 के भी नहीं आता, 5 के पाड़े में आता। 5 5 25 और 5 एकम 5, तो 5 की घात 2 और इंटू 1 आएगा। तो 8 और 9 25 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2 आया। और हमारा एचसीएफ यानी इनमें से कोई जोड़ा नहीं बन रहा था, इसलिए हमने क्या किया, इनके गुना में 1 लगा दिया और ये 1 ही हमारा एचसीएफ है और इनका कोई भी एचसीएफ नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे इसको, 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2, जब इनका गुणा करेंगे आपस में तो उत्तर आएगा हमारा 1800। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसका आगे वाला सवाल है जो प्रश्न नंबर 4, ये देखते हैं कि हमें एचसीएफ तो दे दिया गया है। ठीक है, कि 306 और 657 का एचसीएफ है वो 9 होता है। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने जब जांच किया था कि जांच कर रहे थे हम कि जांच कीजिए, कैसे जांच कर रहे थे कि एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। ठीक है, और वो किसके बराबर होता है? संख्या के गुणे के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? संख्या के, ए इंटू बी के बराबर होता है। ये पढ़ा था हमने। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम की जगह क्या कर, हम एलसीएम ही लिख देते हैं या एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स लिख लेते हैं, एलसीएम की जगह एक्स लिख लेते हैं और क्या करते हैं, गुणा एचसीएफ। एचसीएफ हमें 9 दे रखा है। ठीक है, बराबर ए संख्या कौन सी है? 306 और 657। दोबारा लिख लेता हूं, ठीक है, साफ साफ। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एक्स लिख लिया इनटू एचसीएफ की जगह 9 लिख लिया, बराबर संख्या कौन सी है? 306 और कौन सी संख्या है? 657। ठीक है, 657 को और 306 को गुणा करेंगे और उससे 9 से भाग कर देंगे। कैसे कि सर x तो हमारा बराबर में आ जाएगा, हमारा एलसीएम है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है, जो चीज ज्ञात करनी होती है वो बराबर के बाहर लिख लेते हैं। और क्या करेंगे, हम इस 9 को यहाँ पर गुणा में है, ये इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो 306 गुणे 657 और भाग इतना होता है 9। ठीक है, तो ये कटेगा इससे, तो 34 बार कट रहा है, 9 एकम 9 और ये जाएगा 34 बार, और इसको जब आप गुणा करोगे तो इसका उत्तर आ रहा है 22,338। 22,338। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। वैसे तो आप 306 और 657 का आपने गुणनखंड करके वैसे निकाल रहे हो, लेकिन वो लंबी प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, तो आप इस सूत्र से ही क्या है इसको एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ, यानी एचसीएफ तो दे ही रखा है तो एलसीएम आप ज्ञात कर सकते हो। और हमें एलसीएम निकालना था तो वो कितना आ गया? 22,338 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जांच कीजिए, आगे वाला सवाल देखते हैं, 5वां सवाल। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक पर 0 समाप्त हो सकती है। इसमें लगभग बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ये वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा सवाल है,
लेकिन लगभग बच्चे ऐसे सोचते होंगे, मेरे को लगता है कि सोचते होंगे कि सर ये प्राकृतिक संख्या क्या है या 6n क्या है। तो इसका परिचय वाली वीडियो है, उसके अंदर मैं डाल दूंगा परिचय वाली वीडियो में कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, ये क्या होती है, इनके बारे में। ठीक है, तो 6n क्या है, तो आप क्या करो, जो आपको संख्या दे रखी है उसके आप गुणनखंड करके देखो। ठीक है, तो आप 6 के गुणनखंड करो, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 2 इंटू 3 आ रहा है। और आपको जब यहां पर जीरो लेके आनी है कि क्या अंक जीरो पर समाप्त हो सकती है, तो हमें जीरो लेके आनी है, इसका इकाई का अंक। ठीक है, तो क्या ये जीरो आ सकता है, इसके गुणनखंड में जीरो आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। कैसे, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमें जीरो लाने के लिए 2 इंटू 5 चाहिए, जब हमारा क्या होगा, शुरुआत के अंदर यानी प्राकृतिक संख्या के अंदर 10 आए, 10 से मतलब 10 आएगा, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, जीरो होगा। तो शुरुआती के अंदर ये आना चाहिए, यानी जो हमारे गुणनखंड बनने चाहिए वो 2 इंटू 5 के बनने चाहिए। लेकिन हमने जब इसके गुणनखंड किए तो ऐसी संख्या हमें नहीं मिल रही थी। तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो ये ज्यादा लिखा हुआ था, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि यदि कोई संख्या जीरो पर समाप्त होना चाहती है, ठीक है, यदि कोई संख्या है वो जीरो पर अगर समाप्त होना चाहती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार तो 2 गुने 5 आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आता है तो वो जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो 6 के जब हमने गुणनखंड किए तो 2 इंटू 3 आता है। ठीक है, 2 इंटू 3 आता है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 इंटू 5 के रूप का नहीं है, यानी 2 इंटू 5 के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अर्थात यह कभी जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, यानी प्राकृतिक संख्या n के लिए ये कभी जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आप मेरे से पीडीएफ ले लेना कमेंट करके। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। व्याख्या कीजिए कि प्रश्न नंबर 6 में व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 5 भाज्य संख्या क्यों है। हम जानते हैं कि वो भाज्य संख्याएं होती है जिनके गुणनखंड क्या होते हैं, कि हम उसे, जिनके गुणनखंड है वो मिनिमम तो 3 होते हैं या 3 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। यानी हमें पता है कि जब कोई भाज्य संख्या होती है, जब कोई भाज्य संख्या होती है तो क्या होना चाहिए कि या तो उसके जो मतलब पहले अभाज्य के बारे में देख लेते हैं कि अभाज्य क्या होता है। कि अभाज्य, जब आप अभाज्य को जानते हो तो उसका या तो एक के साथ ही भाग जाता है और या खुद की संख्या के साथ ही भाग जाता है, यानी खुद के साथ ही उसका भाग जाता है। जैसे 3 की बात करें, अपने 3 अभाज्य हमें पता है, तो 1 से भाग जाता है और या फिर 3 से ही इसका भाग जाता है और किसी से भाग नहीं जाता। और भाज्य क्या होती है, भाज्य जिसके मिनिमम यानी जो फैक्टर हैं, ठीक है, भाजक हैं, वो क्या होते हैं, या तो 3 होते हैं या 3 से अधिक होते हैं। 3 या अधिक कितने भी हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 या अधिक कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम तो 3 होने चाहिए। ठीक है, जैसे अपने बात करें 4 की, 4 की बात करते हैं तो 4 में 1 का भाग भी जाता है, 2 का भाग भी जाता है और 4 का भाग भी जाता है। तो मिनिमम 4 ऐसी संख्या है, पहली ऐसी संख्या है जिसके मतलब जिसके अंदर 3 फैक्टर होते हैं और जिसमें भाग जाता है। ठीक है, तो ये पहली भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो आगे बात करते हैं अब, तो हमें भाज्य संख्या क्यों है ये याद करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इसके गुणनखंड निकाल के दिखाएंगे भी। तो इसके गुणनखंड भी 3 से ज्यादा है या नहीं है, और 3 से ज्यादा अगर है तो यह भाज्य संख्या हो सकती है, अगर नहीं है तो नहीं हो सकती। तो हम कैसे करेंगे, फिर इसको कैसे लिखेंगे, तो मैं लिख के बता देता हूं। पहले हमारे पास संख्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, ऐसा दे रखा है। अब हमें पता है कि ये जब गुणा के अंदर होती है तो ये एक पद माना जाता है, और जब ये प्लस के इधर वाली साइड का दूसरा पद माना जाता है। तो जब दो पद एक जैसे मिल रहे हों, जो एक जैसी संख्या है, उनको कॉमन ले लेते हैं। वैसे तो हम वैसे ही सीधा भी गुणा करके प्लस कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़े से मतलब हमें गुणनखंड बताना है
कि तो फैक्टर हम यहीं पर निकाल के बता देंगे, ज्यादा करके नहीं बताएंगे, ठीक है। तो 13 है तो 13 इसके अंदर भी है और 13 इधर वाले पद के अंदर भी है, तो 13 कॉमन ले लेंगे और 13 कॉमन लेंगे और 7 और इंटू 11 इंटू 13 हमने बाहर ले लिया, ये 13 भी बाहर ले लिया, ये 13 भी बाहर ले लिया, तो ये 13 की जगह कितना आ जाएगा 1, और प्लस में आप 1 लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। तो ऐसे लिख लो, ठीक है। तो 11 7 77 और 77 प्लस 1 78 हो जाएगा, और 78 गुणे 13, ऐसा उत्तर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 13 गुणे 78 इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा हमारा। और अब हमें पता है कि तो जो हमें संख्या दी गई है उसका 78 भी आ रहा है, मिनिमम तो हमें 3 ही चाहिए, मिनिमम तो 3 ही चाहिए, लेकिन जब आप 78 के फैक्टर करोगे, जब आप इसको गुणनखंड करोगे, तो भी इसके बहुत मतलब आ सकते हैं फैक्टर है तो, ठीक है। आप कितने भी गुणनखंड आ सकते हैं 78 के, आप करके देख लेना। और 13 है, 13 और एक तो 13 हो गया और एक 78 हो गया, गुणा एक और लिख देता हूं, एक, ठीक है। तो इसका एक भी हो गया, तो क्या है, इसके दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, क्योंकि 13 भी इसका गुणनखंड है, 78 भी इसका गुणनखंड है और एक भी इसका गुणनखंड है। 78 को और तोड़ सकते हैं, लेकिन आपका इतना ही टूट रहा है तो आपको तो 3 ही बताने हैं, तो ज्यादा आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे लिख दो कि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, 1 2 और 3, ठीक है। 3 तो हमने निकाल ही लिए और आगे निकालते तो 78 के भी निकाल लेते, ठीक है। तो दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। तो यानी हमने इसका तो निकाल लिया कि ये भाज्य संख्या है, इसका कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 5। तो हमारे दूसरे पद के अंदर 5 है, हम देखते हैं कि इसके अंदर 5 है क्या, हाँ है, ये रहा, ठीक है। तो हम 5 बाहर ले जाएंगे, बाहर 5 ले गए तो हम 7 गुणे 6 गुणे और 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख देंगे, और प्लस में ये 5 हम बाहर ले गए, ठीक है। तो इसकी जगह भी 1 लिख, ठीक है। इसकी जगह आप गुणे में 1 लिखना चाहो तो, नहीं तो आपको पता है कि 1 गुणे में लिखते हैं तो उतना ही उत्तर आता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन प्लस वाला जरूर लिख लेना, प्लस वाला, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 जुड़ता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको करेंगे तो उत्तर आएगा 7 के 42 और 4 के 12 और 1009 उत्तर आ रहा है इसका, 1009 और गुणे में 5, ठीक है। आप इसको जब गुणा करोगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1009 मैंने निकाल रखा है, ठीक है। तो 1009, 5 गुणे 1009 और एक, आप इसका और फैक्टर क्या लिख सकते हो, 1, ठीक है। तो यानी इसके 1 2 और 3, यानी 1009 को भी तोड़ सकते हो, लेकिन हमें तो 3 ही चाहिए थे, तो 3 हमारे आ रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, अतः यह भाज्य संख्या है। तो हमें तो ये निकालना था कि भाज्य संख्या है या नहीं है, तो आप ऐसे करेंगे, यानी इसके हम इतने टुकड़े कर सकते हैं, तो इसके 3 से ज्यादा टुकड़े होने चाहिए, 3 से ज्यादा टुकड़े हो रहे हैं तो वो क्या है, इसके भाज्य संख्या है, ठीक है। अब क्या, ये प्रश्न थोड़ा सा देख समझ लेना कि इसका एलसीएम ज्ञात करना है हमने, ठीक है। तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, ठीक है, एक वर्ताकार पथ दिया है। तो वर्ताकार पथ क्या होता है, अभी ग्राउंड के चारों ओर आप घेरा लगाते हो, तो वही होता है वर्ताकार पथ। तो वर्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया कोई लड़की है, तो वो यहाँ से चक्कर लगाती है और उसको यहाँ से यहाँ चक्कर लगाने के अंदर कितना टाइम लगता है, 18 मिनट लगता है, कितना, 18 मिनट। और रवि, रवि कोई लड़का है, वो क्या है, 12, उसको कितने, एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो श्योर है कि रवि जल्दी पहुंचेगा, यानी रवि यहां से चलेगा और यहां तक आएगा तो उसको कितने मिनट लगेंगे, 12 मिनट लगेंगे। और सोनिया को कितने, 18 मिनट लगते हैं। तो ये बोल रहा है कि जब रवि यहां से चक्कर लगा के यहाँ आएगा तो उसको 12 मिनट लगेंगे, तो लेकिन सोनिया जब तक यहाँ आएगी तो रवि आगे निकल जाएगा, ठीक है, रवि आगे निकल जाएगा। तो ऐसी कब कंडीशन बन सकती है कि रवि और सोनिया यहाँ पर होंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे तो पहले हम 18 की एलसीएम निकालेंगे, तो 18 के निकालेंगे तो 2 नीमा 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3, 3 की घात 2, ठीक है। और क्या करेंगे, 12 को लिख देते हैं
12 12 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, 2 छिके 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 2 इंटू 2 और 3, ठीक है। तो 2 की घात आएगी 2 और इंटू 3 की घात आएगी 1। और हमें पता है कि एलसीएम जब ज्ञात करते हैं, एलसीएम जब ज्ञात करते हैं तो हम बड़ी घात लेते हैं, जो भी जोड़ा बन रहा हो उसमें से बड़ी घात ले लेते हैं, ठीक है। तो बड़ी घात कौन सी है, 2 की, सर 2 की घात हमारे पास पहले तो संख्या है 2 और 3, ठीक है। तो 2 की घात बड़ी कौन सी है, सर 2 है, ठीक है। 3 की घात कौन सी है, सर 2 है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36, ठीक है। तो 36 इसका उत्तर आ जाएगा। यानी ऐसी कंडीशन कब बन सकती है, 36 मिनट पर, क्या है, क्योंकि 12 के पहाड़े के अंदर भी 36 आते हैं और 18 के पहाड़े के अंदर भी 36 आते हैं, ठीक है। तो यानी जब सोनिया है, जब वो दूसरा चक्कर लगाएगी, यानी 18 दूना 36 होते हैं और 12 तिया 36 होते हैं, यानी जब रवि तीसरा चक्कर लगा के आएगा, रवि तीसरा चक्कर लगा के आएगा और सोनिया जब दूसरा चक्कर लगा के आएगी तो तब वो यहाँ पर खड़े होंगे, ठीक है। तो यानी 36 मिनट बाद में वो यहाँ पर मिलेंगे। तो ये वाली बात है। तो आप इसको लिखोगे कैसे, कॉपी के अंदर आपको ऐसे लिखना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा क्या, कि वो कितने टाइम बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। तो 18 बराबर 2 की घात 1 होती है इंटू 3 की घात 2, और 12 बराबर 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये मैंने जब गुणनखंड किया था हमने, ठीक है, 12 और 36 का, ये देखो, सॉरी 18 और 12 का, ठीक है। तो गुणनखंड किया 18 का, तो 18 का गुणनखंड आया 2 की घात 1, 3 की घात 2, यानी 2 की घात 1 और 3 की घात 2, और 12 का आया तो 12 की घात 2 और 3 की घात 1, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। फिर मैंने इसका एलसीएम ज्ञात किया, तो एलसीएम ज्ञात किया तो सर मैंने 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात किया, तो हमारे पास आया 2 की घात 2 बड़ी वाली ले ली और 3 की घात 2 ये भी बड़ी वाली ले ली, तो हमारे पास आया 2 की घात 2 को जब सॉल्व किया तो 4 आया, और 9 3 किया 9 होते हैं, 9 चौके 36 होते हैं, तो 36 मिनट पर। तो सोनिया तथा रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आप लिख दोगे कि हाँ सर, जब ये 36 मिनट बाद है, ये क्या है कि 36 मिनट बाद दूसरा और तीसरा चक्कर जब लगा रहे होंगे तो ये वापिस उसी स्थान पर मिल जाएंगे। तो हमारी प्रश्नावली हो चुकी है कंप्लीट। 1.1 थी इतनी ही। 1.2 में हम देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो वो आप जरूर देखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।